अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गाज़ा में या फ़लस्तीन में इजराइल की बर्बरियत जारी है। दुनिया तमाशाई बन के इन चीज़ों को देख रही है और ख़ासकर अरब ममालिक जो खामोश बैठे हैं। अभी तक जुल्म हो रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, मासूम लोगों की जान भी चले जा रही है। रही बात हिंदुस्तान की, तो हम बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन की तायद करना चाहिए, मगर जब बंदर के हाथ में बस्तर आ जाता है तो उम्मीद क्या कर सकते हैं। क्यों फ़लस्तीन की तायद ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए? क्योंकि जो रोल इसराइल का फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से है, वही रोल पाकिस्तान का हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान गासिबाना कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, या जो कश्मीर के हिस्से को अपने कब्ज़े में लिया है, वो वही काम इसराइल जो वहाँ पे कर रहा है, वो यहाँ पे पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे हम फ़लस्तीन की तायद करना था, मगर फ़िलवक़्त हुकूमत खामोश है या दबे अल्फाज में तायद कर रही है, खुले अल्फाज में इसराइल की हिमायत कर रही है। अगर इसराइल का जुल्म दुरुस्त है तो यहाँ भी पड़ोसी मुल्क भी यहाँ पे सही हो सकता है। तो मगर हो रहा ये कि फ़िलवक़्त खामोश है। शायद इसीलिए हुकूमत से ज़्यादा प्रियंका गांधी ने खुल के फ़लस्तीन की तायद की और फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म की मुखालिफत की थी। खैर, बहरहाल ये बात अपनी जगह है। मैं चुप रहा दूसरों पर जुल्म होता देखकर। शायद आज इसीलिए रेड सी में, फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म पर हम चुप रहे, सभी लोग चुप रहे, हिंदुस्तान ख़ास तौर पे जो चुप रहा। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आज जो रेड सी में जो हो रहा है, उसको अगर देखा गया, रेड सी में क्या हो रहा है पहले उस पर बात करेंगे। तो रेड सी में एक पानी के जहाज़ पर ड्रोन अटैक हुआ, जिस पर 25 हिंदुस्तानी सवार थे। ड्रोन अटैक हुआ, मिसाइल अटैक हुआ वहाँ पे के, लेकिन जानी नुकसान किसी का नहीं हुआ, मगर हमला हुआ। और क्यों हुआ हमला? अगर देखा गया तो मैंगलोर का एक जहाज़ था, रेड सी से होता हुआ गुजरात के साहिल पे आ रहा था, लेकिन वहाँ पे, और इन सब की निगरानी अमेरिका कर रहा था, मगर हमला हो गया। ये कहा जा रहा है कि यमन के हूती जो है लोग हैं, वो लोग इसके पीछे हैं। जो हूती वही ये लोग हैं जो सऊदी को भी काफ़ी अरसे से परेशान कर रखे हैं। इसके पीछे हूतियों का असर बताया जा रहा है कि हूती इसके पीछे जो मिसाइल अटैक हुआ है, और हूतियों के पास अभी भी काफ़ी मिसाइल्स रखे हुए हैं। अब क्या बीजेपी की गलती की सज़ा तो नहीं, या फिर और कोई बड़ी साजिश तो नहीं जिसके तहत हिंदुस्तान के जहाज़ पे हमला हुआ है? ये बात एक ऐसी चीज़ है, समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो सब ठीक ठाक है, हो गया है। मगर ऐसा चलता रहा तो मेरे मुल्क हिंदुस्तान का क्या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। फिर हिंदुस्तान के तरफ या हिंदुस्तान के दाखिली मामलात पे बात करेंगे। रेड सी में हूतियों मिलिशिया ने 100 ड्रोन्स गिराए। 35 ममालिक के जहाज़ इस समंदर के पानी में थे। बेशतर ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिरा दिया गया है, लेकिन कुछ बच के निकल गए जो जहाज़ों पे गिर गए। बड़े कंपनीज कुछ दिन के लिए जहाज़ रानी को रोक दिए थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी बहाल होना शुरू हो गया रेड सी में सुइस कैनाल को लेकर। और रेड सी और सुइस कैनाल से अगर उसमें जो जहाज़ जो तिजारत होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो हर साल तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 जहाज़ इस रास्ते से गुज़रते हैं। दुनिया का 30% कंटेनर ट्रेड जो होता है वो इसी पानी, इसी कैनाल के ज़रिए, सुइस कैनाल के ज़रिए या रेड सी और सुइस कैनाल के ज़रिए होता है, जिसमें 30% में जो ट्रेड होता है उसमें 9% तेल की तिजारत है और 6% गैस की है। वैसे अगर पूरी दुनिया का तिजारती उसमें मकदार लगाएंगे तो 12% के करीब ट्रेड जो होता है वो सुइस कैनाल, या पानी का जो ट्रेड होता है वो सुइस कैनाल के ज़रिए होता है। और इस रास्ते को अवॉइड करें तो 12 दिन ज़्यादा, अगर मिसाइल के, ड्रोन के हमले से अगर बचना चाह रहे तो जहाज़ जो घूम के जाना पड़ता है उसका फासला जो दिनों में लगेगा वो तकरीबन 12 दिन ज़्यादा लगेगा। 12 दिन में जो अशिया जाने वाली है उसको नुकसान भी हो सकता है, तो 12 दिन का फासला ज़्यादा तय करना पड़ेगा, या 6000 किलोमीटर ज़्यादा घूम के तिजारत को बरकरार रखना पड़ेगा। बहरहाल इसमें अब हमारा हिंदुस्तान का क्या ताल्लुक़ है, अगर देखेंगे तो 65% हिंदुस्तान का जो क्रूड ऑयल आता है
वो इसी रास्ते से आता है। और जो एक्सपोर्ट्स होते हैं हिंदुस्तान से, 50% एक्सपोर्ट जो पानी के ज़रिए होते हैं इसी रास्ते से होते हैं। बहरहाल साहब, हर जगह 56 इंच का सीना नहीं चलता, कभी कभी 5 इंच का दिमाग भी इस्तेमाल करना है, या 1.5 किलो के दिमाग को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही 1.5 किलो का दिमाग अगर लगाना ज़रूरी है, यहाँ भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे या राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और यही चीज़ को अगर जोड़ते रहेंगे तो दुनिया नहीं चलती। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल देखना है, हिंदुस्तान को एक अमन सुकून का मुल्क बनाने के ऊपर अगर हम तवज्जो दिए तो ही बेटा है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद से दुनिया नहीं चलती। खुदा के वास्ते भारत को जोड़ो, तोड़ो नहीं, ये नारा देना चाहिए आज के ज़माने में, जो फिल वक्त हिंदुस्तान में जो सियासत चली जा रही है उससे बचने के लिए। वैसे भी हिंदुस्तान आपकी निगरानी में गरीब और अमीर का हो गया है। अगर देखा गया तो मुतवस्सित तबका जो होता है, जो मिडिल क्लास का तबका होता है, उसका काम बहुत मुश्किल होता चले जा रहा है। वो तो मिडिल क्लास की ज़िंदगी तो चल रही है, ज़िंदगी चलने किसी की, गरीब की भी चल रही है, अमीर की भी चल रही है, मिडिल क्लास की भी चल रही है, लेकिन अगर देखा गया तो जो आमदनी है, अमीर आदमी की आमदनी ज़्यादा होती है, मिडिल क्लास की कम होती है, सबसे कम गरीब आदमी की होती है। लेकिन जिसकी जो आमदनी है, वो जितनी आमदनी है वो पूरी खर्च हो जा रही है। अब बचाने के उसमें सेविंग्स के तौर पे ये कुछ नहीं बच रहा है। अगर देखा गया तो यही कहा जाता है कि सब कुशल मंगल है, मगर जब बच्ची की शादी आ जाएगी तो फिर लोन लेना पड़ेगा। बेटे को अगर बाहर भेजना है तो लोन लेना पड़ेगा, बेटे के लिए वीज़ा लेना है तो लोन लेना पड़ेगा, बेटे को पढ़ाना है तो लोन लेना पड़ेगा। बहरहाल ऐसा माहौल 2014 से 2024 के करीब तक ऐसा ही दिख रहा कि लोग अगर अपनी ज़िंदगी को, अपनी थोड़ी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो उनका गुजारा सिर्फ लोन पर ही हो सकता है। बहरहाल ऐसा है कि कमाई गुड और ख़र्चा साथ में वेरी गुड, और सेविंग वेरी वेरी बैड हो गई है, जिसकी वजह से लोग आज अपना गम और गुस्से का जो इजहार कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम में ही निकाल के खुश हो जा रहे हैं। सोचने का वक्त है, हिंदुस्तान के हर आदमी को सोचना चाहिए कि 56 इंच वाला 10 लाख रुपए का मशरूम खा के आज तंदुरुस्त तो नज़र आ रहा है, टीवी पे हो, मन की बात में हो, किधर भी हो। बहरहाल इतना तंदुरुस्त आदमी 10 साल में, बल्कि 10 साल में उम्र और कम हो गई है, जबकि मिडिल क्लास की या गरीब तबके की अगर देखेंगे तो इनकी इफलासी में, इनकी गरीबी में, इनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होता चलेगा। 4% क़र्ज़ जो उमूमन क़र्ज़ होता था, हिंदुस्तान जो बाहर मार्केट से जो क़र्ज़ लेता है वो 4% के करीब, जीडीपी का 4% क़र्ज़ लिया करता है। मनमोहन सिंह के ज़माने में या उससे पहले की हुकूमतों में लिया करता था, मगर 56 इंच वाले साहब ने अब तक 5.9%, बल्कि 6% समझ लिए, जीडीपी का 6% तक कर्जा लेके अपने मुल्क को फिलवक्त मखरूज करके रखे हैं। नौकरी है मगर लेने वाले इससे ज़्यादा मार्केट में फैले हुए हैं, और नौकरी 100 है तो लेने वाले तकरीबन 200-300 के करीब लेने वाले हो गए। एआई और चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये और नौकरियां खा जाने वाला है। इसलिए कि अगर आप चैट जीपीटी पे ये बोलेंगे कि आप अपने कीवर्ड्स उसमें अगर डाल देते हैं या बोल देते हैं तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगा, तो फिर आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि हर तबका हिंदुस्तान का फिल वक्त परेशान है। कोई राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को लेकर अपने आप को मशगूल करके रखा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर कैफियत देखेंगे तो परेशानी के आलम में है। ऐसे में मुल्क में मोहब्बत की दुकान खोलने का जिम्मा ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ले लिए है। और अब राहुल गांधी, वैसे भी अगर देखा गया तो जो 6 गारंटीज़ है कांग्रेस की, वो आवाम को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। लेकिन भारत को जोड़ने के बाद राहुल गांधी अब इंसाफ के लिए भारत न्याय यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। माशी बदहाली, समाजी नाइंसाफ़ी और इंतखामी सियासत के शिकार हिंदुस्तानियों की आवाज़ बनकर 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी 14 रियासतों से गुजरेंगे,
6200 किलोमीटर का फासला तय करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह इस यात्रा के इख्तिताम पर ऐसा लग रहा कि जिस तरह तेलंगाना में नया सेक्रेटेरिएट इससे पहले के चीफ मिनिस्टर को रास नहीं आया, वैसा हो सकता है कि नया पार्लियामेंट साहब को बैठने की इजाज़त नहीं देगा और वो 6200 किलोमीटर जैसे जैसे ख़त्म होंगे, ऐसा लग रहा कि 2024 में ही मार्च के महीने में जब यात्रा ख़त्म होगी तो मुल्क में एक नया सूरज तुलू होगा, नई हुकूमत, नए हुक्मरान और अच्छे दिन के साथ यहाँ पे हुकूमत, नई हुकूमत बन के आ सकती है। उम्मीद ऐसा है, करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी भी है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ, मगर इन सब के लिए अगर हम ये सब चाहते हैं, अच्छी हुकूमत, अच्छा हुक्मरान, अच्छे दिन चाहते हैं, तो फिर वोट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप ये सोच लीजिए कि वोट डालना एक फ़र्ज़ नमाज के बवासिल है या एक बहुत अहम फ़र्ज़ काम है जो आपको हर 5 साल में या हर जब भी आपका इलेक्शन होता है, ये इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सोचिए, समझिए और वोट के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। अक्सर उमूमन होता ये कि हम छुट्टी तस्वुर करके उस दिन वोट डालने नहीं जाते। पहले से तैयारी करिए। 1 महीना, अभी तो 5 महीने बाकी हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। 3 महीने पहले नहीं, आज ही से तैयारी करिए। अपने पूरे वोटर ID कार्ड्स बना के रखिए। अपने जो जो ज़रूरी दस्तावेज़ात अभी इलेक्शन में हम इस्तेमाल करे थे या और कोई रियासत में इस्तेमाल हुए हैं, तो आप सबको एक बना के एक जगह रखिए, ताकि वोट परसेंटेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वोट किसको डालना है मैं नहीं कहूँगा, कोई नहीं कहेंगे इंशाल्लाह, मगर आप सब अक्लमंद है, आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको जिताना चाहिए और किसके हक़ में वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं जाने से पहले फिर ये कह के चले जाऊँगा अपनी बात को कि वोट का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। बहरहाल अपने कागजात तैयार रखिए और तैयारी करिए कि वोट 100% वोटिंग को हम इस मर्तबा करेंगे और करके रहेंगे। अपन करेंगे, अपने साथ वालों को लेके जाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको माइल करेंगे, उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे कि वोट इस्तेमाल करो। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।